नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल साइंस क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, उसी का सेकंड पार्ट। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि आज हम ये देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस किनको कहा जाता है और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में। मीन्स आवर टुडेज टॉपिक इज दैट व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस एंड हाउ वी कैन बैलेंस देम। There are two types of chemical equations, one is unbalanced and another is balanced. And why is it necessary to balance and unbalanced equations? So today we are going to discuss about these topics. So let us start our topic. So friends, here I have written the definition of the chemical equation. Let us check that what is the definition of it. According to the definition of chemical equation, it has been given there the method of representing chemical reactions. In the last class we have discussed about the chemical reactions, that chemical reactions or the chemical changes are those changes in which a new substance with new properties are formed. हमने ये पढ़ा था कि chemical reactions जो है वो वैसे टाइप के रिएक्शंस है जिसमें कि नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज वाला फॉर्म होता है। तो अगर उसी केमिकल रिएक्शंस को हम सिंबॉलिक फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं, हम ये दिखाते हैं कि उस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या पार्टिसिपेट किया था, उनके सिंबल्स को, उनके फार्मूलाज को लिखते हैं और फिर उनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को, तो हमें एक इक्वेशन मिलता है। एंड द सेम इक्वेशन इज सेड टू बी द केमिकल इक्वेशन. इट मीन्स that the method of writing down the chemical reactions with the help of the symbols and formulas of the substance which are involved in it, that method is said to be the chemical equation. जैसे हमने उस दिन भी पढ़ा था, जैसे एक स्टेटमेंट है उसको हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं। स्टेटमेंट है कि व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म। तो इतना लंबा एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस दिया हुआ, मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसी को हम लोग लिख दें फॉर्मूले के तौर पे तो देखते हैं कि कितना आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं उसको। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट के तौर पे लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम यार ये देखेंगे कि इसमें रिएक्टेंट्स क्या क्या हैं और प्रोडक्ट क्या है, और उसे एक इक्वेशन के तौर पे लिखेंगे। जैसे इसमें रिएक्टेंट्स में लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम बर्न्स। तो मैग्नीशियम मीन्स Mg प्लस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मीन्स O2 टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड मीन्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये इसको हीट देना पड़ेगा। ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऐसे ही नहीं जल जाएगा। मैग्नीशियम को जलाना है तो उसके लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसे हीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक डेल्टा का साइन मैंने दे दिया है, क्योंकि ये इससे ये पता चल रहा है कि ये इक्वेशन जो है उसमें हीट की रिक्वायरमेंट है। हालांकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, वो जब गैस के फॉर्म में आएगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जलते समय तो वो हीट रिलीज भी करता है, लेकिन यहाँ पे इस रिएक्शन तभी होगा जबकि उसको हम हीट देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एक लंबा सा सेंटेंस था कि मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे सिंबल्स के फॉर्म में हमने बस मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड रिप्रेजेंट किया। तो यही जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ इस केमिकल चेंज का, इस केमिकल रिएक्शन का, वही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं कि केमिकल इक्वेशन है। और ये केमिकल इक्वेशंस में दोनों चीज इन्वॉल्व हैं। क्या क्या इन्वॉल्व है? इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो है LHS में जो है वो क्या है, वो है रिएक्टेंट्स, और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो बना वो क्या है, वो है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे
रिएक्टेंट्स क्या क्या थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था, और प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब आपको ये बताना है कि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। जाहिर सी बात है कि ये इक्वेशन जो है वो अभी अनबैलेंस्ड है, क्योंकि इधर जितने नंबर्स ऑफ एटम्स हैं उधर उतने नंबर्स ऑफ एटम्स नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने एटम्स में दिख रहे हैं, ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ 1 दिख रहा है। इसका मतलब कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। तो इसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, वन इज बैलेंस्ड एंड अनदर इज अनबैलेंस्ड। तो हमें अनबैलेंस्ड को समझना है और उसके बाद फिर बैलेंस्ड कैसे करते हैं ये समझना है। तो चलते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड दैट टॉपिक। तो दोस्तों हम ये देख सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, वन आर बैलेंस्ड, वन इज सेड टू बी बैलेंस्ड एंड अनदर इज सेड टू बी वन इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड एंड अनदर इज सेड टू बी बैलेंस्ड। अब ये समझना है कि अनबैलेंस्ड किसको कहेंगे, बैलेंस्ड किसको कहेंगे। So unbalanced is that type of chemical equation in which the number of atoms of the reactants is not equal to the number of atoms of the product। जैसे हमने अभी ये वाला देखा था, ये एग्जांपल जस्ट हमने देखा था कि Mg+O2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो here the number of atoms of the reactants is not equal to the number of atoms of the product। यहाँ ऑक्सीजन 2 था, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है, ठीक है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 9 क्लास में हमने पढ़ा था एटॉमिसिटी। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, इसकी एटॉमिसिटी 3 है, सॉरी 2 है। एक मैग्नीशियम हुआ, एक ऑक्सीजन हुआ, तो 2 ही हुआ। और इधर एटॉमिसिटी कितनी है, मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन 2, तो 3 है। तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी द अनबैलेंस्ड, बिकॉज कि इसके नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, नहीं है, तो ये अनबैलेंस्ड है। और जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है दैट इक्वेशन इज सेड टू बी स्केल्टन इक्वेशंस आल्सो। स्केल्टन क्यों, जैसे स्केल्टन हमारा फ्रेमवर्क होता है बॉडी का, स्केल्टन उसके ऊपर कुछ है नहीं, वो बैलेंस्ड नहीं, तो ये स्केल्टन है, लेकिन मेन फ्रेमवर्क है। अब इसको हम लोगों को बैलेंस्ड करना है, तो पहले समझ लेते हैं कि बैलेंस्ड क्या है। लेकिन हाँ, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँ कि पढ़ने के समय में कोई मजाक नहीं, कॉपी पेन किताब पेंसिल कॉपी जो कुछ भी है सब कुछ लेके बैठना पढ़ने के लिए। ये नहीं कि मोबाइल पर चल रहा है, उधर व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, उधर पबजी चल रहा है, ये सब नहीं। पढ़ाई जब करने बैठ रहे हैं तो बाकी सब कुछ बंद कर दें, अपना सीरियसली कॉपी किताब पेन लेके बैठे और ढंग से पढ़ाई करें, ठीक है। उसके बाद खाली समय में जो आपको करना है करते रहें। तो बैलेंस्ड समझ लेते हैं हम लोग। Balanced chemicals equations are those chemicals equations in which the number of atoms of the reactants are equal to the number of atoms of the product। जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में आएंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रोडक्ट में होंगे। दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, तो हम समझ सकते हैं कि वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और हम लोग ये भी सीखेंगे कि बैलेंस्ड कैसे करना है, उसका बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास में। हम लोग जो फर्स्ट सबसे आसान तरीका है जिससे हम आसानी से सीख सकते हैं वो मेथड से सीखेंगे, जिसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और भी पूछता है, जैसे एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, या कभी कभी ऐसे पूछता है कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस्ड अ केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करना क्यों जरूरी है। तो किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने क्लास 9th में पढ़ा था एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन, हाँ याद आया ना, केमिस्ट्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा था, जिसमें ये बताया गया था कि इन एनी गिवन केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स या टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए। तो मास कब इक्वल होगा, जब हम जितना नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करेंगे तो उससे मास इक्वल हो जाएगा मोल कॉन्सेप्ट को देखते हुए। तो इसलिए ही हम लोगों को किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करना जरूरी होता है। जब कभी कोई भी केमिकल इक्वेशन आप राइट डाउन करें केमिस्ट्री में तो उसे सही तरीके से बैलेंस्ड करके ही लिखना अच्छा रहता है, तो ही फुल मार्क्स मिलता है। तो ये तो हो गया कि अनबैलेंस्ड किसको कहेंगे, बैलेंस्ड किसको कहेंगे, डेफिनेशन आप लिख लेंगे, देख लेंगे। अब हम लोग सीखते हैं कि बैलेंस्ड कैसे किया जाता है, उसका कुछ एग्जाम्पल से, ठीक है।
तो दोस्तों अभी हमने देखा था मैग्नीशियम वाला, पहले तो उसको ही बैलेंस करके देख लेते हैं। सबसे आसान सा एग्जांपल वही है, पहले उससे सीखते हैं। लेकिन हम बैलेंस करने के लिए जिस मेथड का यूज़ करेंगे, दैट मेथड इज सेड टू बी द हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल में क्या करते हैं कि हम नंबर्स को पोस्ट करके और देखते हैं कि वो इक्वल आया या नहीं आया। अगर गलती होती है तो फिर से हम उसको चेंज करके दूसरे नंबर्स को पोस्ट करते हैं, इसलिए इसको हीट एंड ट्रायल कहा गया। ट्राई कर करके हम ये देखते हैं कि कैसे वो सही इक्वेशन बैठता है। फर्स्ट तो सिंपल सा वही वाला हम लोग करके देख लेते हैं, Mg+O2 टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा एक मिनट और, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह MgO तो लिख दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कि पहले अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो उनको ये नहीं पता होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह पे MgO कहाँ से आया है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को बैक में ले जाना होगा और ये ध्यान रखना होगा कि कैसे हमने 9th क्लास में वैलेंसी वाला टॉपिक पढ़ा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाला था। आपको ये याद होगा कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है। मैग्नीशियम 2+ और ऑक्सीजन 2-, याद है? अगर वो याद होगा तो आप ये समझेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह पे MgO क्यों आया। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 थी, Mg2+ लिखा होता था, और ऑक्सीजन की O2-। तो यहाँ पर 2+2- लिखा गया, उसके नीचे लिख देते हैं हम कि कितनी वैलेंसी है, ये इधर क्रिस क्रॉस करते हैं। फार्मूला क्या बना, Mg2O2 2 कैंसिल हो गया, बना क्या, MgO। ठीक है, तो ये MgO बना, यही MgO जो है ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये समझ में आना जरूरी है कि क्यों फार्मूला लिखा गया है। तो मैग्नीशियम क्या हुआ, मैग्नीशियम हो गया Mg, ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन हो गया O2, बना क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है। ऑक्सीजन 2 करना है तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमको 2 लगाना होगा। तो 2 कहाँ लगाएंगे, यहाँ? जी नहीं, यहाँ 2 नहीं लगाएंगे। 2 हम जब भी लगाएंगे या जो भी नंबर हम न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर रहे हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे, पूरे ही प्रोडक्ट के साथ में। तो ये 2 यहाँ लगा तो यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम 2 है, तो अब इधर भी हमको मैग्नीशियम को 2 करना होगा। तो 2 कहाँ लगाएंगे, यहाँ? जी नहीं, यहाँ नहीं लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। अब देखेंगे कि क्या ये बैलेंस्ड हुआ। तो हाँ, ये बैलेंस्ड हो गया, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। तो अब ये इक्वेशन जो है वो हमारा सही इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा किस स्टेट में है, उसका फिजिकल स्टेट नहीं बताया गया है, और कुछ चीज़ें बाकी हैं वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन अभी हम पहले सीख रहे हैं कि कैसे बैलेंस्ड करना है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, और वो आप खुद से करके भी देखेंगे। दूसरा एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो है कि हाइड्रोजन, सिंपल से पहले चल रहा है ताकि हम लोगों को समझ में आए। हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या, वाटर। ठीक है, अब इसको हम लोगों को लिखना है। तो हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों किधर जाएंगे, ये दोनों जाएंगे रिएक्टेंट्स में। इधर क्या आएगा, इधर प्रोडक्ट में वाटर में। तो हाइड्रोजन H2 बर्न्स इन ऑक्सीजन O2 टू फॉर्म वाटर, यानी कि H2O, H2 + O2 H2। अब इसको बैलेंस करना है, तो चलिए आपको समय देता हूँ, पॉज करके और खुद से करके देखना है आप लोगों को। तो ये H2 + O2 H2O हुआ। अब इसको बैलेंस करके देख लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 2 है भाई, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन तो सही है, ऑक्सीजन लेकिन कम है, यहाँ 2 यहाँ 1, तो यहाँ पर हम लोग को लगाना होगा 2। तो जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ 2 हुआ, वैसे ही हाइड्रोजन तो भाई 4 हो गया। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना था, 2, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 2 लगाना होगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2।
ये हुआ एक और एग्जाम्पल। चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो भाई एक और इक्वेशन है हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे, और हम उसको सॉल्व करके देखते हैं। इक्वेशन ये दिया हुआ है कि सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तो हमें ये पहचान लेना है कि रिएक्टेंट्स में किस किस चीज़ को रखना है और प्रोडक्ट में किस किस चीज़ को रखना है। तो यहाँ क्लियर है कि सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिएक्टेंट टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर, सोडियम का फार्मूला Na रिएक्ट्स विथ वाटर H2O टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला याद है, सही नहीं याद है तो बना के देख लेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का फार्मूला Na, हाइड्रोक्साइड का OH, सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, क्या बना NaOH। वैलेंसी कहाँ से याद रहेगी, या तो आप वैलेंसी निकालना सीख लीजिए या फिर आप वैलेंसीज को याद कर लीजिए। याद करने से अच्छा सीख लेना, सीख लेंगे तो हमेशा काम आएगा, किसी का भी निकाल के देख सकते हैं, है ना। तो उसका एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि किस टाइप से वैलेंसीज निकालनी है, और फिर आप उससे सीख लेंगे, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब क्या लिखते हैं हम, NaOH प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2। हाइड्रोजन जब भी गैसेस फॉर्म में रहेगा तो H2 लिखेंगे। अब इसको बैलेंस करना है, चलिए फिर से आपको टाइम देता हूँ बैलेंस करने के लिए। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या आपका बैलेंस किया वो सही आया या नहीं आया। सबसे पहले इधर से चलेंगे, यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 प्लस 1 तीन हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन बैलेंस तब होगा जबकि इधर भी और इधर भी दोनों तरफ में इक्वल्स हो। तो अब इसको कम तो किया नहीं जा सकता, बढ़ाया जा सकता है, तो बढ़ाएंगे। तो इसको करना होगा 4 और इसको भी करना होगा 4। तो इसको अगर 2 यहाँ पुट कर देंगे तब तो 4 और 1 5 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ 2 नहीं लगा सकते, हम यहाँ 2 लगाते हैं। यहाँ 2 लगाए, यहाँ जब हमने 2 पुट किया तो ये हो गया हाइड्रोजन, तो 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है, तो हमें फिर यहाँ पे 2 पुट करना होगा। तो अब हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर 2, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 2, लेकिन सोडियम यहाँ है 2, Na2 है, और यहाँ पे सोडियम है 1, तो भाई साहब हमें यहाँ पे 2 पुट करना होगा। सो हियर व्हेन वी पुट 2, देन नाउ इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड। You can count the numbers of atoms in both the sides, left hand side and right hand sides, means in reactants and product, and then you can easily find that the numbers are equal in both the sides. And whenever the numbers are equals in both the sides, then you can easily say that the equation is balanced. And whenever your equation is balanced, then you can say that your answer is right. So let us check it. ठीक है, आपने देख लिया इसे कैसे ये बैलेंस्ड हुआ, लेकिन अभी ये इक्वेशन जो है वो कंप्लीट इक्वेशन नहीं है। अभी इस इक्वेशन को हम लोगों को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है। इंफॉर्मेटिव मतलब जिस इक्वेशंस को देखने से ही हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट है और वो किस स्टेट में है। स्टेट भी आइडेंटिफाइड हो जाना चाहिए, ये भी दिख जाना चाहिए कि उसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड की गई है या हीट एनर्जी रिलीज हुई है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि देयर आर 2 more types of chemical equations, one is said to be endothermic and the another is said to be the exothermic. Endothermics are those in which the heat energy or energy in any form is supplied to it, and exothermics are those equations in which the energy is released in the form of heat or light or something else. So इस इक्वेशन को हम लोगों को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना हो तो इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। पहला तो ये कि हम ये शो कर देंगे कि इसमें फिजिकल स्टेट्स में क्या क्या है। जैसे सोडियम मेटल है, किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड, तो बगल में S लिख दिया। वाटर किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड, L लिख दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनेगा, कैसा सॉल्यूशन, एक्वस, वाटर का सॉल्यूशन बनेगा तो AQ लिख दिया। और हाइड्रोजन जो है वो गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। तो किसी भी इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम वहाँ पे फिजिकल स्टेट्स का भी यूज़ कर लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि वहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है या एनर्जी वहाँ पर यूज हो रही है। जैसे इस इक्वेशन के टाइम में एनर्जी जो है वो काफ़ी अमाउंट में रिलीज भी होती है। तो एनर्जी रिलीज होती है तो
इसको हम लोग कहेंगे कैसा है, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एनर्जी रिलीज हो रही है तो दैट इक्वेशन इज सेड टू बी द एक्सोथर्मिक इक्वेशन, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करके भी हम और ज़्यादा इक्वेशंस को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो हमें केमिकल इक्वेशन लिखने टाइम में बैलेंस्ड भी करना है और फिजिकल स्टेट्स भी शो करना है। होमवर्क के तौर पे आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो भी इक्वेशन बैलेंस्ड करने वाला होगा वो आप करेंगे, और कोई दिक्कत होगी तो फिर आप मुझे बताएंगे, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। और उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।